नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जी के कवर करते हैं, जिसमें हम लोग विश्व भूगोल को पढ़ रहे हैं। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुका है, तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जो भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दिया गया है कि जो सूर्य है, ठीक है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह हो गए, शुद्ध ग्रह हो गए, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो जो सौरमंडल है, इसका डिफिनेशन आपको याद रखना है, इसका परिभाषा आपको याद रखना है कि जो सौरमंडल है किसे कहते हैं। तो जो सूर्य है, ठीक है, तो उसके चारों ओर बहुत तरह के जो ग्रह हैं, आपको पता है कि सारे ग्रह टोटल ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। उसके अलावा शुद्र ग्रह भी हैं, धूमकेतु वगैरह, उल्का हैं, आकाशीय पिंड के बहुत सारे समूह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन सब के समूह को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, ठीक है। तो अगर पूरे सौरमंडल की हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका है, तो सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99.999 द्रव सूर्य से निहित है, ठीक है। तो अगर हम सौरमंडल निकाय के द्रव का बात करें तो लगभग 99.999 जो द्रव सूर्य में क्या है, निहित है, ठीक है। और सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। और सौरमंडल के अगर पूरे ऊर्जा की स्रोत की बात करें, ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, तो वो भी कौन है, तो सूरज ही है, ठीक है। तो जो सूरज है यानी कि सन, वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे सोलर सिस्टम का। यहाँ पे दिया गया एक पॉइंट प्लेनेमस, ठीक है। प्लेनेमस की अगर हम बात करें तो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो प्लेनेमस की अगर हम बात करें तो सौरमंडल से बाहर जो बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जो जुड़वा पिंड है, उसका एक समूह को प्लेनेमस कहा गया। तो अभी हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, इसका डिफिनेशन देखे और इसमें हमने आपको ये बताया कि सौरमंडल में अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, यानी कि समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूरज है, यानी कि सन है। तो सूरज के बारे में हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया गया सन के बारे में, तो चलिए इससे जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि सूर्य यानी कि सन सौरमंडल का प्रधान है। यानी कि जैसे आपका घर है, तो घर में जो आपके दादाजी, दादी जी या फिर आपके पापा जी जो भी होंगे वो प्रधान होंगे, उनका ही कहा जो बात होता होगा सब लोग मानते होंगे। तो उसी तरह जो पूरे सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का हेड कौन है, यानी कि प्रधान कौन है, तो सूरज है, ठीक है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो इसके जो पीछे वाले सेशन में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने आपको बताया था मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा के बारे में बताया गया था। तो वही उसको दूध मेखला बोला गया, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है एक कोने में स्थित है। तो सूर्य के बारे में पता चल गया कहाँ पे स्थित है, एक कोने में स्थित है। कितना दूरी पे, तो 30,000 प्रकाश वर्ष किससे, मिल्की वे से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये दिया गया है कि यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकेंड की प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। और ये जो दूध मेखला है वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर से कितना के स्पीड में ये परिक्रमा कर रहा है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि उसके क्या कर रहा है कि परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी जो दूध मेखला है कि केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष है। तो जो मतलब उसके चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, यानी कि 250 मिलियन, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर कहते हैं। तो जो मतलब एक बार में पूरा जो चक्कर लगाता है, जो दुग्ध मेखला है उसके चारों तरफ अगर घूमता है तो उसको पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉस्मोस ईयर के नाम से जानते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो जो सूरज है वो अपने अक्ष पर किस तरह से घूमता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो देखिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि
पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है। इसी तरह मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, जो भी ग्रह है वो अपने अक्ष पे घूमते हैं। लेकिन सूरज भी है जो अपने अक्ष पे घूमता है, और वो किस तरह से घूमता है, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और इसका जो मध्य भाग जो है 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो जो इसका मध्य भाग और ध्रुवीय भाग है, तो मध्य भाग 25 दिनों में, जबकि ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो पॉइंट है वो दिया गया है कि सूर्य एक गैसीय गोला है। तो सूर्य के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो सूर्य है वो क्या है, एक गैसीय गोला है, ठीक है। यानी कि गैस का एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। तो इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो एक गैसीय गोला में ज़्यादातर किस चीज़ का मात्रा है, हाइड्रोजन का, जो कि 71% है। हीलियम की बात करें तो 26.5% है, और उसके अलावा अन्य तत्व जो है, जो अदर एलिमेंट्स है, वो क्या क्या है, तो वो कितना है, तो 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड, ठीक है, कोर कहलाता है, जिसको हिंदी में क्रोड कहा जाता है और इंग्लिश में उसे कोर कहते हैं। तो जो सूर्य का केंद्रीय भाग है, यानी कि बीच वाला जो भाग है, उसको कोर कहा जाता है। अगर उसकी ताप की बात करें तो लगभग 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। तो ये जो इतना आपको बताया जा रहा है कि 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना ज़्यादा तापमान होगा। तो वो उसका जो मतलब जो मेन केंद्रीय भाग है उसके बारे में बताया जा रहा है। तथा सूर्य के जो बाहरी सतह के अगर तापमान की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो सूरज का बाहरी सरफेस है उसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हैंसबेथ, ठीक है। हैंसबेथ ने बताया था कि 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो जो ये टेम्परेचर बताया गया है, इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, 4 हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर क्या करता है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो सूर्य है उसके केंद्र पे कौन सा संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। उसको याद रखना है। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये क्या है कि जो सूरज में ऊर्जा कहाँ से आता है, तो इसी वजह से आता है कि जो 4 हाइड्रोजन है उसका नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, जो जिस वजह से ही क्या होता है कि वहां से ऊर्जा निकलता है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर एक देखिए दो तरह होता है इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, तो एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो फिजन में क्या होता है कि चीजें टूटता है, ठीक है, जैसे कि एक होगा तो इससे टूट के 2 हो जाएगा, ठीक है, इससे टूट के 4 हो जाएगा। तो ये फिजन हो गया। और फ्यूजन में क्या होता है कि 1 और 2 मिलके क्या होगा कि एक का निर्माण करेगा, 2 मिलके एक का निर्माण किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि 4 हाइड्रोजन मिलके एक 4 हाइड्रोजन का नाभिक मिलके एक हीलियम का निर्माण कर रहा है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है। तो इसको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। तो जो दीप्तिमान है यानी कि जो चमकता है उसके सतह को क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर कहते हैं। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, और प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें तो उसके किनारे प्रकाश मंडल नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो जो वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। तो जो सूर्य है, सूर्य का जो वायुमंडल है वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, यानी कि उसे सोख लेता है, और इससे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, उससे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और यह लाल रंग का होता है, और यह किस लाल कलर का होता है, तो रेड कलर यानी कि लाल रंग का होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है, आप सुनते होंगे या जानते होंगे या पढ़े होंगे कि 2 तरह का ग्रहण लगता है, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। जो तो जब सूर्य ग्रहण लगता है और उस समय जो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको सूर्य किरीट, हिंदी में सूर्य किरीट और इंग्लिश में कोरोना कहते हैं, ठीक है। और सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, और उससे कौन सा किरण निकलता है, तो एक्सरे निकलता है, ठीक है, एक्सरे उससे निकलता है। और इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, और इसे सूर्य के मुकुट का भी कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें तो उस समय जो सूर्य किरण से क्या होता है कि प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ये चीज समझ में आ गया कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको सूर्य किरण यानी कि कोरोना कहते हैं, और उससे एक्सरे निकलता है और उसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे यहाँ पे अगर हम आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है उसकी उम्र कितना है, यानी कि कितना साल पुराना है सूर्य, तो 5 बिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि सूर्य का जो निर्माण कब हुआ था, तो आज से 5 बिलियन साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ था। ठीक है। भविष्य में सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय 10 के पावर 11 वर्ष है। ठीक है। यानी कि अगर हम भविष्य में बात करें कि कब तक सूरज हमें एनर्जी देता रहेगा, तो और हम 10 का पावर अगर 11 करेंगे तो उतना साल तक और हमें एनर्जी मिलेगा सूर्य के द्वारा। तो इतना में कितना आदमी आया जाएगा, उसके पहले ही बहुत सारा चीज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें तो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो सूरज का प्रकाश है पृथ्वी पे आने में लगभग 8 मिनट लगता है। तो ये यहाँ पे 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड बताया गया, तो इतना समय लगता है पृथ्वी पर आने में। सौर ज्वाला, ठीक है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो जो सौर ज्वाला है, ठीक है, जो सौर ज्वाला है उसको उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर अलग अलग नाम चीज से बोला जाता है। जैसे कि ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पे, और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल, ठीक है, चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो सूर्य के जो धब्बे हैं यानी कि चलते हुए गैस के खोल का तापमान की अगर हम बात करें तो आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, और जो सूर्य का धब्बा है उसके मतलब उसका एक चक्र होता है और वो 22 साल में पूरा होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो धब्बा है वो पहले 11 वर्ष तक बढ़ता है और बाद के जो 11 वर्ष होता है यह धब्बा घटता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। तो जब आप अगर मतलब सूरज का जो सतह है उसका सरफेस है तो वहाँ पे अगर धब्बा दिखलाई देगा यानी कि दिखाई देगा तो उस समय क्या होगा कि पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं और इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। और इससे जो चुंबकीय सुई होता है नॉर्थ और साउथ में होता है तो उसका दिशा बदल जाता है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है उसमें क्या होता है कि गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सूर्य का व्यास की अगर हम बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर है उसका जो व्यास है। ठीक है। व्यास जो है, ठीक है, वो कितना है तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। तो जितना पृथ्वी का व्यास है उससे 110 गुना ज्यादा सूरज का व्यास है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हम बात करें सूर्य का तो हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरब भाग मिलता है। और सूर्य का जो ताप है यानी कि अगर जितना उसका टेम्परेचर है उसको अगर हम 2 अरब से भाग दे दें तो जो टेम्परेचर आएगा उतना ही टेम्परेचर हमारे पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दिया यहाँ पे ये गया है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, जो हमारा दृष्टिकोण है ब्रह्मांड के बारे में किस तरह से बदल रहा है इसको समझते हैं। तो शुरू में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। यानी कि स्टार्टिंग में जो लोग थे उन्होंने ये माना प्रारंभ में कि जो पृथ्वी है वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसको हम लोग ये मानते थे कि ये बीच में है, बाकी हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है। जिसकी परिक्रमा जो है सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षा यानी कि ऑर्बिट में करते थे। तो ये चीज पहले ये माना जाता था कि ये बीच में हमारा पृथ्वी बीच में है, बाकी हमारे चारों तरफ घूम रहा है। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया और इसे कौन एक नाम भी दिया गया और एक थ्योरी जिसको बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस
टॉलमी, ठीक है, क्लाडियस जो टॉलमी था उसने 140 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसका प्रतिपादन कब किया गया था? तो एक मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री था जिसका नाम था क्लाडियस टॉलमी, उसने 140 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। इसके बाद पोलैंड के जो खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस थे 1473 से 1543 ईस्वी तक, इसने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो निकोलस कोपरनिकस ने यह बताया था कि सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड के बीच में है और बाकी चीजें इसके चारों तरफ घूमते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इस तरह क्या हुआ कि जो सूर्य है उसे ये बताया गया कि ब्रह्मांड और पूरे विश्व का केंद्र हो गया, यानी कि सेंटर हो गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा गया। तो जो ये निकोलस कॉपर ने सिद्धांत दिया इसे हेलियोसेंट्रिक कहा गया, जिसमें ये बताया गया कि जो सूर्य है वो सेंटर है, यानी कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे, ठीक है, टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस केपलर, ठीक है, जोहानेस केपलर जो थे वो उन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ग्रहीय कक्षा है इसके नियम की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। और जो ये इनके द्वारा ये जो मतलब खोजा गया ग्रहीय कक्षाओं के नियम को, उसमें भी इन्होंने यही बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें उसका जो सेंटर कौन सा है, सूरज है, यानी कि सूरज बीच में है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाकर जो हमारी मंदाकिनी दूध मेखला का तस्वीर स्पष्ट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 20वीं शताब्दी आया उसके बाद जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका क्लियर पिक्चर हम आया। उसके बाद से सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। तो इसमें यह पाया गया कि जो मंदाकिनी है, ठीक है, यानी कि जो दूध मेखला है उसमें एक सिरे पर जो सूर्य है स्थित है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। तो तब तक 20वीं शताब्दी के पहले लोग ये मानते थे, कभी कोई बोलता था कि सूरज पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, कोई बोलता था पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, यानी कि बीच में है। तो इस तरह चीजें चल रहा था, लेकिन बाद में जाके ये चीज क्लियर हो गया। अब दिया गया है अगला पॉइंट कि सौरमंडल के पिंड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि सौरमंडल है उसके पिंड के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, इसमें दिया गया सौरमंडल के पिंड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको IAU के नाम से जाना जाता है, इसकी प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि जो पूरा जो भी मतलब सौरमंडल में पिंड मौजूद है उनको 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है परंपरागत ग्रह, ठीक है। तो पहले तो बांटा गया परंपरागत ग्रह के रूप में, जिसमें आते हैं यहाँ पे 8 ग्रह, ठीक है। तो एक हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो यहाँ पे ये जो नाम दिया गया ये ग्रह का नाम दिया गया। तो टोटल ये कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेनेट अगर सोलर सिस्टम में देखें तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 हैं, ठीक है। ये कब दिया गया, तो 2008 के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया ग्रह। और उसके बाद आए बौने ग्रह, ठीक है, बौने ग्रह आए। तो बौने ग्रह की बात करें तो बौने ग्रह कौन कौन से हुए, तो बौने ग्रह में आया प्लूटो। प्लूटो भी 2006 के पहले ग्रह के श्रेणी में गिना जाता था। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है कि ये पहले प्लूटो को भी ग्रह काउंट किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद इसे चेंज कर दिया गया। उसके बाद हुआ चेरान, सेरस, 2003 यूवी 313, ठीक है। तो ये सारे जो है शुद्र ग्रह यानी कि बौने ग्रह के नाम से इन्हें जाना गया, द्वार्फ प्लेनेट, ठीक है, इनको द्वार्फ प्लेनेट बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया जो तीसरा श्रेणी है वो लघु सौर मंडलीय पिंड। तो लघु सौर मंडलीय पिंड में क्या क्या आता है, चलिए इसको जानते हैं। तो इसमें आता है धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे जो खगोलीय पिंड है, ये सब लघु सौर मंडलीय पिंड में आते हैं। तो 3 यहाँ पे श्रेणी हो गया, एक तो ग्रह का, दूसरा बौने ग्रह का और तीसरा लघु सौर मंडलीय पिंड का। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ग्रह। तो आइए ग्रह के बारे में समझते हैं। तो ग्रह की अगर हम बात करें तो ग्रह के बारे में दिया गया कि ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। तो इसके लिए कुछ शर्त है, उस शर्त को जो जो पूरा करता है उसे ही ग्रह का किया। तो पहला शर्त है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो पहला तो कंडीशन ये है कि जो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसके अलावा उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, यानी कि उसके पास मतलब पर्याप्त यानी कि
इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। जिससे अगर देखिए जो पृथ्वी गोल क्यों है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिस वजह से वो गोल है। तो अगर जो भी मतलब ग्रह है तो उसके दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिसके वजह से वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा अगर कंडीशन की बात करें तो उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो या उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। तो तीसरा कंडीशन ये बताया गया कि जो मतलब ग्रह होने के लिए कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ होना चाहिए, यानी कि आसपास जो भी है उसके पास अन्य खगोलीय पिंड नहीं होना चाहिए। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा आईएनयू की प्रांग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी। और जो ग्रहों की अगर हम उपयुक्त परिभाषा की बात करें तो ये कब निर्धारित किया गया था, तो जो प्राग सम्मेलन हुआ था आईएनयू का यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, तो उस समय ही इसका ये परिभाषा तय किया गया था। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। तो जो प्लूटो था उसको क्या किया गया कि ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। इसके फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गया। तो बताया आपको कि जो 2006 था अगस्त, उसके पहले ग्रहों की संख्या 9 काउंट होता था जिसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया 2006 के बाद। उसके बाद से क्या हुआ कि जो भी ग्रह थे वो मात्र 8 ही रह गए। ये और जो यम था उसको किस श्रेणी में लाया गया, तो बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो ग्रह हैं उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इनका भाग है। तो पहला अगर भाग देखें तो ठीक है, तो पहला को बोला गया इनर प्लेनेट यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला गया। क्या बोला गया? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, तो टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लेनेट बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाला ग्रह है वो कौन कौन से हैं? पहला है बुध, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। तो ये पृथ्वी के सदृश हैं, इस वजह से इन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया। और उसके बाद दूसरा है बृहस्पति या ठीक है, दूसरा जो है उसको क्या क्या बोला गया, तो दूसरा बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह बोला गया यानी कि जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट बोला गया। तो इसके अंतर्गत आने वाले ग्रहों की अगर हम बात करें तो कौन कौन है, तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गया। ठीक है, इनको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो ये जो ग्रह है इनको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है, पॉइंट दिया गया है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगर हम चाहें तो अपने नंगी आंखों से भी इन ग्रहों को देख सकते हैं, जिसमें नाम यहाँ पे किसका किसका दिया गया है, तो नाम एक दिया गया है मंगल, उसके अलावा बुध ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया। तो ये जो 5 यहाँ पे ग्रह का नाम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे दिया गया कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि जो ग्रह हैं उनको आकार के अनुसार क्रम दिया गया कि किस तरह आकार के साइज मतलब साइज के अनुसार घटते क्रम में बताया गया है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से सजाया गया है। तो अगर हम पूरे सौरमंडल की बात करें तो जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण है, फिर आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध। यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। तो ये 2 चीज याद रखना है कि जो बुध है वो सबसे छोटा हो गया और बृहस्पति जो है जो वो सबसे बड़ा हो गया। अब दिया गया है घनत्व के अनुसार ग्रहों की क्रम, यानी कि डेंसिटी वाइज अगर हम बात करें तो बढ़ते क्रम में दिया गया है, यानी कि सबसे कम घनत्व और सबसे ज़्यादा घनत्व इस हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे पहले है शनि, फिर है अरुण, फिर बृहस्पति, फिर नेपच्यून, फिर मंगल एवं शुक्र। यानी कि शुक्र का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जो शुक्र है इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि जो मतलब सूरज है उसके बाद लाइन से कि उसके बाद कौन ग्रह आता है, उसके बाद कौन ग्रह आता है, तो उसका यहाँ पे सीक्वेंस वाइज दिया गया है। जैसे कि अगर हम बुध की बात करें तो पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो बुध हो जाएगा और सबसे दूर जो है वो वरुण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कि आकार के अनुसार, ठीक है, उसके बाद घनत्व के अनुसार देखें, फिर मतलब दूरी के अनुसार देखें। उसके बाद अगर हम द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के क्रम देखें तो वो भी यहाँ पे दिया गया है कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के क्रम देखें। तो उसमें दिया गया है
बढ़ते क्रम में दिया गया कि पहले बुध, यानी कि सबसे कम जो द्रव्यमान है किसका है, बुध का है, उसके बाद मंगल का है, फिर शुक्र का है, फिर पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी कि सबसे कम द्रव्यमान की बात करें तो वो बुध हो जाएगा, और सबसे अधिक अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें। ठीक है, कि परिक्रमण काल किसका सबसे कम है, बढ़ते क्रम में बताया गया। तो सबसे कम यहाँ पे बुध का हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा शुक्र है, उससे ज़्यादा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा बुध का, और सबसे ज़्यादा वरुण का हो जाएगा परिक्रमण काल। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों की क्रम देखें। तो परिभ्रमण काल में बढ़ते हुए क्रम में दिया गया सबसे, यानी कि कम बृहस्पति का हो जाएगा, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। इसी तरह दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट कि अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, यानी कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर किस तरह से झुका हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया गया कि सबसे कम कौन झुका हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन झुका हुआ है। तो शुक्र हो जाएगा, फिर बृहस्पति, फिर बुध, फिर पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण एवं वरुण एवं अरुण। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि शुक्र और जो अरुण है ये दो मतलब अलग दिशा में घूमते हैं। अगर इसके अलावा हम जो सारे ग्रहों की बात करें तो वो सब एक ही दिशा में घूमते हैं। जैसे कि शुक्र और अरुण की बात करें तो इनका जो घूर्णन करने का जो मतलब वो जो घूमते हैं वो किस तरह घूमते हैं, तो पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। और अन्य सभी ग्रहों की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे का जो सेशन होगा उसमें हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुध यानी कि मरकरी के बारे में, फिर जो भी यहाँ पे प्लेनेट वगैरह है सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।